नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देसी एजुकॉन में। दोस्तों, मैं हूं विकास तोमर, आपका होस्ट। तो आज हैं हम इटली में और कई सारे लोगों की कई सारी बेसिक क्वेरीज आ रही हैं, कई सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कई सारे लोग फॉरेन एजुकेशन या कह सकते हैं कि फ़ॉरेन में वर्क करने के लिए, सेटल होने के लिए, मूव होने के लिए क्यूरियस हैं और वो जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें जो पर्सनली 1 बाई 1 बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि हम अपनी बातों को लोगों तक वीडियोस के माध्यम से पहुंचा दें, क्योंकि वीडियो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है। तो जैसा कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे बारे में बहुत सारे लोग जानते होंगे जो मेरे चैनल पे पहले से हैं, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं है, मैं धीरे धीरे अपने बारे में भी बताऊंगा। जैसा कि इस समय मैं इटली में हूं और बेसिकली मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूं। तो स्टूडेंट होने के नाते तो मैं आपको यही बता पाऊँगा कि आपको आना है, कहीं सेट होना है, तो सबसे अच्छा अगर करियर बनाने के लिए कोई माध्यम होता है तो वो एज अ स्टूडेंट होता है। तो मैं यहाँ पे इटली में हूँ और मैं इटली की बोलोनिया यूनिवर्सिटी में इस समय अध्ययन कर रहा हूँ, जो अपने आप में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। ये कह सकते हैं इस समय एग्जिस्ट करने वाली सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1088 यानी कि 1088 में। और इस यूनिवर्सिटी के यहाँ पे 5 कैंपसेस हैं और ये लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में फैली हुई है। तो इसके एक कैंपस में मैं पढ़ता हूँ। इस समय महीना चल रहा है दिसंबर का और इस समय इटली में जो सितंबर 2022 की इनटेक है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। प्रोसेस का मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो समय है वो स्टार्ट हो चुका है। इटली में नॉर्मली होता क्या है कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट होती हैं वो स्टार्ट होती हैं आपकी दिसंबर और जनवरी में, ठीक है। तो स्टार्टिंग का टाइम होता है। ऐसे ही अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी में क्या होता है, 2 इनटेक होती हैं, समर इनटेक होता है, विंटर इनटेक होता है। बट इटली की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में केवल विंटर इनटेक होता है। तो मैं आपको यूरोप के मैक्सिमम कंट्रीज़ के बारे में कवर करूंगा अपनी इस सीरीज़ में, लेकिन स्टार्टिंग हम इटली से करेंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तो क्या आप विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप विदेश में शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। इसके बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको हमारी इस सीरीज़ में जुड़ा रहना है और आपको सपोर्ट करना है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा, मैं मोटिवेशन मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा, मैं अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो बात करते हैं इटली में एज अ स्टूडेंट आने के लिए क्या करना होता है। अगर आप इटली में एज अ स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन्स में आप क्या पढ़ सकते हैं, तो आप यहाँ पे बैचलर्स में आ सकते हैं और मास्टर्स में आ सकते हैं। अगर आप देखें कि विदेशी स्टूडेंट, खासकर भारतीय एशियन स्टूडेंट जो हैं यूरोप में या दुनिया में कहीं भी पढ़ने जाते हैं, वो मैक्सिमम मास्टर्स में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि मास्टर्स में क्या होता है, बहुत सारे कोर्सेज आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिल जाएंगे। बट बैचलर्स में क्या है, इंग्लिश में कोर्सेज मिलेंगे बट उनकी जो संख्या है वो लिमिटेड है, ठीक है। तो अब बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एप्लीकेशन को शुरू करने से पहले। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही होंगे अगर आप पढ़ाई के लिए देख रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे मस्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। जी हाँ, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है, अभी भी समय है। भारत में इस समय पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस बहुत आसान हो चुका है, तो आप पासपोर्ट अप्लाई करके बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में 2 तरह के पासपोर्ट आपको मिलेंगे, एक 30 पेजेस वाला, एक 60 पेजेस वाला। तो आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा ज़्यादा पेजेस वाला पासपोर्ट लें। तो कुछ पैसे की वजह से आप सस्ता वाला पासपोर्ट ना लें जो बाद में आपको दिक्कत करेगा, फिर रिन्यू कराना पड़ेगा। तो आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर देना है अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं किया है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड। इसके अलावा आपकी एजुकेशनल में जो हाईएस्ट आपकी एजुकेशन है, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं तो आपको 12th का आपको मार्कशीट और आपको सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो आपको आपकी बैचलर्स की डिग्री या प्रोविजनल डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? ट्रांसक्रिप्ट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके सभी सेमेस्टर, सभी ईयर की मार्कशीट्स को वो कंपाइल करके देते हैं, जिससे यूनिवर्सिटीज़ को आपके बारे में एनालिसिस करना थोड़ा सी आसानी हो जाती है। तो ये 2 मस्ट डॉक्यूमेंट है। अब बात आती है आपके जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो आपका आता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर आप बात करें आप इंग्लिश में पढ़ने आ रहे हैं तो यूनिवर्सिटीज़ चेक करती हैं क्या आप इंग्लिश में पढ़ पाएंगे।
तो इंग्लिश में पढ़ने के लिए वो चेक करेंगे कि क्या आपको इंग्लिश आती है। तो ये प्रूव करने के लिए जो ग्लोबली देखा जाए तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, लाइक IELTS, लाइक TOEFL, बहुत सारी संस्थाएं जिससे आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हो, जिसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अगर यूरोप की बात करें तो IELTS हैं, सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर आप IELTS एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उसमें आपके एटलीस्ट 6 बैंड्स होने चाहिए, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतना तो होना चाहिए, और जितना ऊपर हो वो आपके लिए अच्छा है। तो फ्यूचर में मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल में बताऊंगा कि अगर ट्रांसक्रिप्ट में आपको कोई कन्फ्यूज़न है कि कैसे बनानी है, कैसे अप्लाई करना है, मैं वो भी बता सकता हूँ। इवन आपको IELTS के बारे में भी बता सकता हूँ, क्या क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या सेक्शंस रहते हैं, वो आगे हम डिस्कस कर लेंगे जैसा आप चाहें। तो अगर आपने IELTS नहीं दिया है तो एडमिशन के लिए आप एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी या आप अपनी स्कूल से, जिसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, लाइक सर्टिफिकेट बना देंगे जिसमें लिखा होगा, जिसको बोलते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं MOI। आपका स्कूल, आपका संस्था ये आपको वेरीफाई करके लिख के दे देगा कि ये पर्सन है, इस पर्सन ने इस यूनिवर्सिटी, इस स्कूल से ये पढ़ाई की है, और इसकी जो पढ़ाई का जो माध्यम था वो इंग्लिश था। तो ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो मेन हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कई सारे लोग पूछते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको अगर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का वेब एड्रेस सर्च कीजिए गूगल पे, और जाके आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। लाइक यहाँ पे काफ़ी लाइक वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ इटली में एग्जिस्ट करती हैं। आप कह सकते हैं कि यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम, अगर वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम तो यूरोप से ही माना जाता है, तो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम की जो मदर है बोलोनिया यूनिवर्सिटी, आज यूरोप की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी से सिस्टम को फॉलो करती हैं, बोलोनिया सिस्टम। सो वो यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो बोलोनिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, पॉलिटेक्निक दी मिलानो, सेपियांजा यूनिवर्सिटी। सो यहाँ बहुत सारी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी हैं, अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानते हो तो आप यूनिवर्सिटीज़ के वेब पोर्टल पर जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में, तो इटली गवर्नमेंट ने एक पोर्टल डेवलप किया है पिछले 2 साल से, जिसका नाम है यूनिवर्सिटाली पोर्टल। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, universally.it। इस पोर्टल पे जाइए। इस पोर्टल पे आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। आप बैचलर सर्च करना चाह रहे हैं, या फिर आप मास्टर सर्च करना चाह रहे हैं, मैजिस्ट्राले जाना चाह रहे हैं, लॉरा मैजिस्ट्राले जाना चाह रहे हैं, और इंग्लिश में पढ़ना चाह रहे हैं, इटालियन में पढ़ना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स देखना चाह रहे हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट देखना चाह रहे हैं, आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। आप एक लिस्ट बना लीजिए। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, एप्लीकेशन की कोई फ़ीस नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन की कुछ फ़ीस होगी। कुछ यूनिवर्सिटी 10 यूरो लेती हैं, कुछ 15 लेती हैं, कुछ 30 लेती हैं, कुछ 50 भी लेती हैं। तो ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि आपका प्राइमरी जो वर्क है वो है आपको कोर्सेज़ को शॉर्ट लिस्टेड करना है और कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई करना है। कुछ आपको मैं थंब रूल्स बता दूं। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इस इनटेक में साइकिल्स कर देती हैं कि फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, या ये कह सकते हैं कि वो इनटेक डिफरेंशिएट कर देते हैं, लाइक फर्स्ट फेस ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड फेस ऑफ एप्लीकेशन, थर्ड फेस ऑफ एप्लीकेशन। तो आपके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगा, आप जितना ज़्यादा जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एडमिशन के चांसेस हैं। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि अब एडमिशन लेना भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। ये लास्ट ईयर बच्चों ने फील किया कि पहले बहुत आसानी से एडमिशन हो जाते थे, लेकिन अब एडमिशन नहीं होते हैं, क्योंकि इंटरनेट की वजह से, यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोगों तक जानकारी पहुंच रही है और सभी लोग अपना लक ट्राई कर रहे हैं। और लक ट्राई करने में कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको भी अपना लक ट्राई करना चाहिए। अब बात आती है फ़ीस क्या होती है। अगर हम बात करें इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस की, तो फ़ीस की बात करें तो आप फ़ीस को इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हैं। जो पहला इंस्टॉलमेंट रहता है वो नॉर्मली रीजनल टैक्सेस रहते हैं, जो लगभग 157 के आसपास होते हैं। इसके बाद आप फ़ीस को सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं। अब फ़ीस अगर आप बात करें कि क्या फ़ीस होगी, फ़ीस की बात करें तो यहाँ फ़ीस होती है 2000 यूरो से, लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। और मैं आपको मोटिवेट करूँगा, प्लीज़ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने पेरेंट्स का बेशकीमती पैसा और समय बर्बाद ना करें। अगर आपको बाहर पढ़ने आना है, यूरोप में पढ़ने आना है, तो केवल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ही टारगेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हों। हमारे देशों में रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ यूरोप में कोई फिक्र नहीं करता है क्या रैंकिंग है, बट आपको कोशिश करनी है कि अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में आए। अगर आप वापस अपने देश में जाएँ तो आपकी उस डिग्री की वैल्यू हो मार्केट में। और कोर्सेज़ की बात करें तो यहाँ लेटेस्ट से लेटेस्ट कोर्सेस आपको मिल जाएंगे आपके इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड के अनुसार।
तो अगर फ़ीस की बात करें तो 2000 से 6000 तक फ़ीस होती है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप है इटली में, और डिफरेंट काइंड्स की स्कॉलरशिप हैं, जिसमें सबसे फेमस है इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली। इस स्कॉलरशिप में लगभग 9 महीने तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें 900 यूरो प्रति माह मिलते हैं आपको। लगभग आप 8000 से ज़्यादा आपको ये लोग अमाउंट देते हैं। साथ के साथ में आपकी जो भी फ़ीस होती है वो भी माफ़ कर दी जाती है। अगर आप इन्वेस्ट इन इटली स्कॉलरशिप में क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हैं, वहाँ कुछ एज क्राइटेरिया हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर रीजन में, हर स्टेट में रीजनल स्कॉलरशिप देते हैं वो लोग। रीजनल स्कॉलरशिप में क्या होता है, आपकी जितनी भी फ़ीस होती है वो सारी माफ़ हो जाती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर। इसके अलावा वो आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं, जिससे आप अपनी अकोमोडेशन, फूड और अपने ट्रैवल के एक्सपेंसेस को आप वहन कर सकते हैं। और जो स्कॉलरशिप रहती है वो मैक्सिमम 5400 तक रहती है। आपने यूट्यूब पे सुना होगा 5200 यूरो, तो 5200 यूरो नहीं है, 5400 यूरो तक रहती है। जैसे मेरी जो रीज़न है, इमिला रोमेंगना रीजन में मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल, वो है इर्गो। वो हमें अप टू 5400 स्कॉलरशिप देती है। और 5400 मतलब लगभग 10 महीने के लिए आपको वो अमाउंट मिलता है, तो लगभग 540 यूरो एक महीने का हो गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट। अब बात आती है क्वेश्चंस लोगों के कि यार खर्चा क्या होता है। अगर खर्चे की बात करें तो बेसिक खर्चा होता है आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस, मैंने कहा इसको भी आप माफ़ करा सकते हैं। सबसे बड़ा खर्चा अगर मंथली एक्सपेंसेस पूछें तो वो होते हैं आपके रेंट में। अगर रेंट की बात करें तो रेंट आपका डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस रीजन में रह रहे हैं। अगर आप साउथर्न पार्ट में जाते हैं तो वहाँ एकोमोडेशन ढूंढना बहुत आसान है, और वहाँ एकोमोडेशन बहुत सस्ती है। आप ऐसे समझ लीजिए कि आप साउथर्न इटली में 100-150 यूरो से स्टार्टिंग में आपको एक पर्सनल कमरा मिल जाएगा। लेकिन आप नॉर्थन पार्ट में आएंगे जहां एकोमोडेशन 800 यूरो, 1000 यूरो तक एक कमरा आपको मिलेगा। अगर आप मिलान की साइड में जाते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं नॉर्थन इटली में हूं, और कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट में हूं, और जिस शहर में मैं हूं वो एक टूरिस्टिक सिटी है। और दोस्तों यहाँ एकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है। मैं पिछले 2 महीने से यहाँ हूँ, लेकिन मैं अब तक एकोमोडेशन नहीं ढूंढ पाया हूँ। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बस हमको कोशिश करती रहनी चाहिए। तो यहाँ खर्चे की बड़ी बात करें तो 100-150 यूरो से शुरू होकर आप 800-1000 यूरो तक में कमरा ले सकते हैं। अगर एवरेज बात करें तो 300-350 यूरो में आप रह सकते हैं। खर्चे की बात करें, आप अगर स्टूडेंट की तरह रहेंगे तो 100 यूरो में बहुत अच्छा आप खा सकते हैं। ग्रॉसरीज़ की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 25 से 30 यूरो में आप मंथली पास बन जाता है। तो ये कुछ मेजर खर्चे हैं आपके। रेंट सबसे बड़ा खर्चा है, इसके अलावा आपका ग्रॉसरी 100 यूरोस 400, और 25-30 यूरो आप मंथली पास बना सकते हैं फॉर 430। इसके अलावा आप कभी कभी बाहर जाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कुछ भी, तो कहने का मतलब है 500 यूरो में आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ये बात हो गई आपके खर्चे की। लेकिन आज की डेट में एडमिशन अगर आपने ले भी लिया, वीज़ा लेना बहुत इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन मुश्किल है। मुश्किल का मतलब है अगर आप अगली साल के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको अभी से प्लान करना होगा। पहले क्या होता था, लोग बैंक से लोन ले लेते थे और वीज़ा मिलने के बाद वो अपना लोन वापस कर देते थे और यहाँ पे आ जाते थे, स्कॉलरशिप लेके पढ़ते थे। कई लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी, फिर वो यहाँ स्ट्रगल करते थे, फिर वो यहाँ पे जो लॉस थे उनको ब्रीच करते थे। आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा मिलता है तो स्टूडेंट वीज़ा में क्या है कि आप एक हफ्ते में 20 घंटे तक काम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद बच्चों के पास जब पैसा नहीं होता है तो फिर वो मजबूरी में बेचारे पढ़ाई छोड़कर काम की तरफ चले जाते हैं और फिर वो इलीगल तरीके अपना लेते हैं। तो यहाँ की गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस फेस कर रही है। तो अब तक क्या होता था, वीज़ा देने के लिए वो 1 साल का खर्चे के लिए जो अमाउंट होता था वो आपके अकाउंट में देखते थे। अब 1 साल का खर्चे की बात करें तो इटालियन लॉज के अनुसार जो लगभग 6000 यूरो के आसपास है, और 6000 की बात करें तो इंडिया के आप मान लीजिए 5-5.5 लाख रुपए पहले वीज़ा लग जाता था। लेकिन इस साल उन्होंने क्या किया, हमारे टाइम पे अब उन्होंने ये कर दिया कि आपके जितने साल का कोर्स होगा उतने साल का खर्चा आपके अकाउंट में होना चाहिए, और अगर कोई ट्यूशन फीस है प्लस ट्यूशन फीस। चलिए, बच्चे उसको भी अरेंज कर ले रहे थे। बच्चे क्या करते हैं, पैसा ब्याज पे उधार ले लेते हैं और अकाउंट में दिखा देते हैं, वीज़ा लगता है, वो पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन इस साल इटालियन गवर्नमेंट ने क्या किया, अब वो वीज़ा केवल उन्हीं को दे रहे हैं
कुछ चीज़ों को वो नोटिस कर रहे हैं। पहली चीज़, आपका जो स्पॉन्सर है उसकी जो अर्निंग्स होनी चाहिए वो रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर मीन्स ऐसा ना हो कि कहीं से उन्होंने अकाउंट में बल्क में पैसा डाल रखा हो, तो वो पैसा जस्टिफाई नहीं होगा, वो आपको लैक ऑफ रिक्वायरमेंट करके रिजेक्शन दे देंगे। आपकी जो स्पॉन्सर हैं, अगर वो जॉब कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, प्राइवेट कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, बट उनकी जो इनकम है वो रेगुलर होनी चाहिए, मंथली आ रही हो। उसके अलावा जो पैसा है वो लेजिट होना चाहिए। लेजिट का मीन्स उस पैसे पर उस बंदे ने टैक्स पे किया हो, मीन्स आपके पास ITRs होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया हैं। रेगुलर इनकम होनी चाहिए और अगर टैक्स दे रहे हो ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं दिल्ली रीजन से बिलोंग करता हूँ, अगर इंडिया की बात करें वीज़ा के लिए 3 एप्लीकेशन सेंटर हैं। पहली है एम्बेसी, जो किसी भी देश में एकमात्र होती है, वो है दिल्ली में। और एम्बेसी क्या होती है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है किसी भी देश का, तो हमारे देश में दिल्ली में है। तो दिल्ली के जो ज्यूरिसडिक्शन में जो भी स्टेट्स आते हैं वो केवल दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एम्बेसी के 2 कॉन्सुलेट्स हैं जो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में काम करती हैं। वेस्ट में जाएँ तो आप मुंबई में आपको मुंबई कॉन्सुलेट मिलेगा, ईस्ट में जाएँ तो आपको कोलकाता कॉन्सुलेट मिलेगा। सो एम्बेसी की तुलना में कॉन्सुलेट्स में वीज़ा लेना बहुत आसान है। पिछले साल तक बहुत आसान था, मुंबई से हर किसी को वीज़ा मिल जाता था। 90% जो वीज़ास मिलते थे मुंबई के लोगों को मिलते थे। तो मुंबई में क्या था कि इलीगल डॉक्यूमेंट्स लगा के खूब वीज़ा मिले। लेकिन इस बार मुंबई की जो काउंसलर हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं और उन्होंने इस बार वीज़ा प्रोसेस को बहुत मुश्किल कर दिया है। इस बार मुंबई में हर किसी को वीज़ा नहीं मिल पाया और बच्चे ने बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि आप जब प्रोसेस में आते हैं तो लगभग आप 1 साल अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। कलकत्ता सबसे ईजीएस्ट है अगर वीज़ा आपको लेना है तो, लेकिन आप वीज़ा के भी बहुत सारी शर्तें होती हैं, उसकी भी बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेकिन अगर आपको वीज़ा एडमिशन लेना है, वीज़ा लेना है, तो आप ये कोशिश कीजिए, आपके जो स्पॉन्सर हैं अभी से उनके अकाउंट में पैसा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पैसा वो डालते रहने चाहिए। अब आप कहोगे कई लोगों को वीज़ा मिल गया बिना ITR के, कई लोगों को ऐसे ही मिल गया, कई लोगों को 6 महीने के स्टेटमेंट पे मिल गया। तो भाई मिल गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं लाइक दिल्ली में 3 से 4 लोग काम कर रहे हैं। अब उसमें एक पर्सन जो है बहुत काइंड है, वो बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, वो वीज़ा दे देते हैं ईजिली। अब 3 पर्सन है वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अब दिल्ली की मैं आपको बात बताऊं तो हमारे यहाँ 3 साल का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। उसके बाद क्या कर दिया उन्होंने, 3 साल का स्टेटमेंट भी फॉरेन मिनिस्ट्री से अपोस्टाइल्ड होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में आगे अपोस्टाइल कैसे कराना है, लीगलाइजेशन कैसे कराना है, वो मैं सारी प्रोसेस HRD कैसे करानी है वो हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो एक ये ओवरव्यू था ब्रीफ। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को जो मैंने कुछ बातें बताई आपको समझ आई होंगी। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, कौन से टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आप चाहते हैं और कंटेंट बनाएं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप भरोसा मानिए मैं इस पूरी यात्रा में आपके साथ रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जय हिंद।